चलो बेटा, आज जो हमने पिछली क्लास से बात की थी हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ के बारे में, तो आज हमें उससे आगे बढ़ जाना है। और हुक्स लॉ बेसिकली हमें ये हेल्प कर रहा है कि हम कैसे किसी बॉडी के बारे में, उस बॉडी की इलास्टिसिटी के बारे में वैल्यू को देख करके बात कर सकते हैं। मतलब हमने ये सीखा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें पता चला कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू इलास्टिसिटी पे कमेंट कर रहा है। जिस बॉडी की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, जिसके लिए ई की वैल्यू यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कम होगी वो लेस इलास्टिक होगा। अभी जो डिस्कशन है वो इसके आगे बढ़ेगी और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ देखो, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस किस तरह के हो सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो सबसे पहली जो बात होगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, जो फर्स्ट डिस्कशन होगा वो जो होता है बेटा, पहला होता है जो हम सॉलिड के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम ये बात करते हैं। दूसरा जो होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो फ्लूइड के लिए इस्तेमाल करता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और तीसरी जो चीज होती है बेटा वो है, हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये रहा। तो देखो, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को Y से लिखते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को B या फिर K से लिखते हैं, और रिजिडिटी को हम ईटा से लिखते हैं। ये इसका मतलब हम ये कह सकते हैं। अब देखिए, अगली जो कंडीशन है वो होगा जिसमें हम बात कर सकते हैं, वन बाय वन हमें डिस्कस करना है कि यंग को कैसे समझेंगे, बल्क को कैसे समझेंगे, रिजिडिटी को कैसे समझेंगे। सबसे पहली जो बात होगी आज, वो बात होगी पहला जो है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो। हाँ बेटा, नहीं, रिजिडिटी रिजिड बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है। रिजिड बॉडी, जो बॉडी एक जिसका एक सिरा फिक्स है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग मॉडुलस सॉलिड के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। रिजिडिटी का मतलब होता है कि रिजिड बॉडी है बेटा। जैसे मान लो एक पोल को हमने ग्राउंड में फिक्स किया और उसको हमने टॉप से डिस्प्लेस किया, तो जितना उसका वर्टिकल टॉप लेवल डिस्प्लेस होगा, नीचे तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं रिजिडिटी। मतलब बॉडी रिजिड है, यहाँ रिजिड वर्ड से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात हम हेडिंग डालेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको समझना है हमें, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। तो सबसे पहले इस पे ध्यान लगाया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, यंग मॉडुलस जिसको हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है Y इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि Y की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा फोर्स। देखो बेटा कैसे, हमने एक बॉडी को यहां से एक फोर्स अप्लाई किया है, इसका लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रिसेक्शन A है, स्मॉल a या कैपिटल A, इसको लिख सकते हैं जो भी आप चाहो। और हमने जैसे फोर्स अप्लाई किया, इसकी लेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ये हो गया डेल्टा L। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल जो स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा L अपॉन L। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो डेल्टा L को x में लिख सकते हैं। x यहाँ पे एलोंगेशन या चेंज इन लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, एक ही बात है।
तो y की वैल्यू हो जाएगी f अपॉन a, इसको लिखेंगे, ये l ऊपर जाएगा, यहाँ पे बचेगा डेल्टा l, ऊपर l हो गया। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू f इंटू एल, और ये हो जाएगा a इंटू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर वही बात जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर हमें ये पता लगाना हो कि कौन सी बॉडी कितनी ज्यादा इलास्टिक है, तो उसमें फोर्स सेम रखो, उसको खींच के देखो, अगर x या डेल्टा है, जिस बॉडी में जितना ज्यादा चेंज इन एलोंगेशन होगा, या जितना एलोंगेशन होगा चेंज इन लेंथ होगा, चेंज इन लेंथ को एलोंगेशन कहते हैं, जिस बॉडी में जितना ज्यादा चेंज इन लेंथ होगा या एलोंगेशन होगा, वो बॉडी उतना ही कम इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि x बड़ा होगा तो y छोटा होगा, एंड वाइस वर्सा। ये इसका मतलब, ठीक है। अब यहां से दूसरी बात जो होगी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी को और आगे बढ़ा दो, y इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे हो गया l, और नीचे चाहे तो लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। या अगर उसका बेस सर्कुलर नहीं है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर नहीं है, तो जो जैसा है, जैसे स्क्वायर तो स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया की जगह पे अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ये हम काम कर सकते हैं। ये हो गया यंग मॉडुलस। अब यहां देख जाओ, ड्यू टू टेंशन की अगर कोई बात करता है, ड्यू टू टेंशन, तो हम ये कह सकते हैं अगर टेंशन T है तो F को T से रिप्लेस कर दो, जाएगा T इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। यही नहीं, T की वैल्यू mg के इक्वल हो सकती है, तो यंग मॉडुलस को हम लिख सकते हैं mg इंटू कैपिटल L अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। ये भी यंग मॉडुलस की जगह पे लिखा जा सकता है। ये तब फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी बॉडी में एलोंगेशन किसी वेट को अप्लाई करके किसी स्ट्रिंग में हम ये निकालना चाहते हैं कि उसमें एलोंगेशन कितना होगा, तो उसके लिए आप ये बात कर सकते हैं, या फिर उसके लिए यंग मॉडुलस का फॉर्मूला इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो इसको। ये ओपी मिश्रा जी जो भी हैं, अपने वीडियो को ऑन करें बेटा, ताकि पता चले कौन बच्चा बैठा है। कौन है? अच्छा, तो आज तो अपने पापा के फोन लगा के बैठा है क्या? चलो, लिख लिया बेटा? अब यहां बेसिकली यहां से हमें फोर्स को भी समझने की जरूरत है, और इलास्टिक बॉडी में कैसे फोर्स और उसकी वेरिएशन होती है उसको भी समझने की जरूरत है। हम चाहें तो इसी को F को लिख सकते हैं, F अपॉन ए को, चूंकि y इज इक्वल टू क्या था, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा F अपॉन ए इज इक्वल टू y इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, और आप चाहें तो F को लिख सकते हैं y a अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। इस डेल्टा एल को आप, मैंने कहा ना, चेंज इन लेंथ कहो या एलोंगेशन कहो, एक ही बात है बेटा, दोनों एक ही चीज। इसका मतलब हम चाहें तो डेल्टा एल को लिख सकते हैं x के इक्वल, यानी कि f की वैल्यू हो जाएगी
वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स के। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि देखो y क्या है, यंग मॉडुलस फॉर ए गिवन बॉडी फिक्स होती है विद इन इलास्टिक लिमिट, a उसका एरिया ऑफ सेक्शन है, l उसका लेंथ है, तो हम बड़े प्यार से कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं kx। यही है डिफॉर्मिंग फोर्स। इसी के आगे माइनस लगा दोगे तो बन जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। डिफॉर्मिंग फोर्स में के जो है ना, इसका नाम है स्प्रिंग फैक्टर। ध्यान से सुनो, स्प्रिंग फैक्टर का मतलब ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर बॉडी में स्प्रिंग की क्वालिटी होती है, लेकिन जब स्प्रिंग के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। वरना हर बॉडी के लिए स्प्रिंग फैक्टर होता है, और स्प्रिंग फैक्टर की वैल्यू के किस पे डिपेंड करता है, वाई ए अपॉन एल पे। तो ध्यान रखना है, बॉडी की स्प्रिंग कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ज्यादा होती है, ज्यादा बॉडी वो इलास्टिक होता है जिसका वाई ज्यादा हो, वाई मतलब यंग मॉडुलस, जिसका एरिया ज्यादा हो, और अगर वाई और ये दोनों सेम है तो जिसका लेंथ कम हो। इसलिए तो पिछले क्लास में मैंने समझाया था कि अगर हम एक आइडेंटिकल स्प्रिंग है, एक का लेंथ 12 है, दूसरे का लेंथ एल है, तो दोनों की इलास्टिसिटी सेम नहीं होगी, जिसका लेंथ छोटा होगा वो ज्यादा इलास्टिक। वही बात यहां से यहां देखो, और पता चला कि यहाँ फोर्स की वैल्यू कोई वेरिएबल नहीं होती बेटा, फोर्स में सॉरी बेटा, फोर्स के लिए यहाँ कांस्टेंट नहीं होती है, फोर्स एलोंगेशन के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स कभी भी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स हमेशा एक्स पे डिपेंड करता है। तो देखो, जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे सॉलिड के अंदर, हमें पता चला कि डिफॉर्मिंग फोर्स हमेशा वेरिएबल होगा। ध्यान से सुनो, इसमें कोई डाउट नहीं कि कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, मैंने कहा यहाँ कांस्टेंट होगा ही नहीं। डिफॉर्मिंग फोर्स हमेशा वेरिएबल होगा, और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हमेशा वेरिएबल है, इसका सीधा और सिंपल सा मतलब, इसका सीधा और सिंपल सा ये मतलब है कि यहाँ पे हमेशा वॉग्नन का एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो वेरिएबल फोर्स के लिए निकाली जाती है, जिसको हम कहते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हम उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफ की वैल्यू कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, इसलिए सोचना ही नहीं। जैसे वर्क एनर्जी पावर में आपको सिखाया गया कि फोर्स कांस्टेंट हो तो वॉग्नन का फॉर्मूला एफ इंटू एक्स, अगर वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन करो। यहाँ मैं कह रहा हूँ कोई एफ इंटू एक्स नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन करो। यह है डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इससे क्या क्या चीजें हम आगे बढ़ेंगे। अब इसी से थोड़ी बहुत हम स्प्रिंग की क्वालिटी की बात कर सकते हैं। स्प्रिंग की क्वालिटी का मतलब हो गया बेटा यहाँ से कि जैसे के की वैल्यू, के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है अगर वाई एंड ए की वैल्यू सेम हो। और ये कब होता है बेटा, एग्जाम्पल है इसका, इन केस ऑफ स्प्लिटिंग, जब हम स्प्रिंग को तोड़ते हैं या फिर कट करते हैं, एक ही बात, कटिंग। जब स्प्रिंग को तोड़ोगे, और जब स्प्रिंग को तोड़ोगे तो उसकी लेंथ तो चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा काटते वक्त। अब इसमें क्या होगा, यानी कि हम कह सकते हैं अगर L को हमने हाफ कर दिया तो K डबल हो जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे ले सकते हैं, K इंटू एल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, और इसका सीधा मतलब यहां से हम लिख सकते हैं आगे जाकर के कि K1L1 इज इक्वल टू K2L2 इज इक्वल टू K इंटू एल। ये हो गया। अब इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊं कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे होंगे और उसको कैसे डील करना है।
लिख लिया बेटा? चलो आगे देखो। अब हम इसकी एप्लीकेशन की थोड़ी सी बात करते हैं कि हम यहां से क्या क्या कर सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से बन सकते हैं, उसको समझने की जरूरत। तो सबसे पहला तो यही है बेटा, फर्स्ट जो हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको कि स्प्रिंग को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा। तो एप्लीकेशन में सबसे पहली बात होगी यहां पे, अगर हमने इन केस ऑफ स्प्लिटिंग द स्प्रिंग, स्प्लिटिंग द स्प्रिंग या फिर इलास्टिक बॉडी भी कह सकते हैं इसको बेटा, इलास्टिक बॉडी एग्जाम्पल हो गया स्प्रिंग का। अब हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट के और एल है जी। हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को हमने दो हिस्से में तोड़ दिया, पहले का लेंथ L1 दूसरे का L2, और इसका रेशियो L1:L2 की वैल्यू 2:3। और आपको बताना है फाइंड K1 एंड K2। ये क्वेश्चन हो गया बेटा, फाइंड K1 एंड K2, ये निकालना। तो कैसे आप काम करोगे, आप ये कहोगे कि आपको अच्छे से मालूम है कि y एंड a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेम, यानी कि k जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l है। इसका मतलब k इंटू K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 इज इक्वल टू k इंटू l। अब देखो L1 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2x, L2 की वैल्यू को लिख सकते हैं 3x, और l दोनों का सम है तो l को लिख सकते हैं 2x प्लस 3x, इसको कहेंगे 5x। रख दो इस इक्वेशन में, आप ये कहोगे यहाँ पे K1 इंटू 2x, K2 इंटू 3x और K इंटू 5x। अब बारी बारी से इक्वेट कर दो, एक बार इससे इसको, अगली बार इससे इसको। अब देखो K1 इंटू 2x की वैल्यू K इंटू 5x के इक्वल होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, K1 इज इक्वल टू 5k/2। और फिर हम कह सकते हैं K2 इंटू 3x की वैल्यू K इंटू 5x के इक्वल हो गया, इससे इसको कैंसिल कर दो, K2 की वैल्यू 5k/3। ये हो गया K1 और K2 अलग अलग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इलास्टिसिटी का ही एक सबसे जो कनेक्टिंग चैप्टर्स को ऑसिलेशन कहते हैं। ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि जो बॉडी इलास्टिक नहीं हो सकता वो कभी ऑसिलेट नहीं कर सकता। तो यहां से उसके क्वेश्चन काफी सारे स्प्रिंग वाले क्वेश्चन कनेक्ट किए जा सकते हैं अलग अलग तरीके से। इस चैप्टर के साथ उसको हम कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो भी इफेक्ट ऑफ कटिंग स्प्लिटिंग होगा सब यहाँ से यूज होगा, और बाकी बहुत बात भी सकते हैं। इस चैप्टर में हमें जो मेन ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ऐसी कोई बॉडी हो ही नहीं सकती जिसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 हो। हर बॉडी की इलास्टिसिटी होगी, किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन इलास्टिसिटी होगी सारी बॉडी। ये इस चैप्टर का मेन। चलिए नोट करो इसको। लिख लिया? चलो अच्छा जल्दी से लिखो। अब हम ये देखेंगे कि चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते यंग मॉडुलस से, जो काफी बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किए गए। ये जो एप्लीकेशन में बताता हूँ बेटा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो
तो इसको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी एंड से कंप्लीट हो जाएंगे आज। दूसरी एप्लीकेशन, फ्रैक्शनल चेंज के बारे में सोच सकते हैं। फ्रैक्शनल चेंज क्यों? क्योंकि भाई डेल्टा एल अपॉन एल को जब तक हमने चैप्टर नहीं पढ़ा था हम इसको फ्रैक्शनल चेंज ही तो कहते थे। एरर में फ्रैक्शनल चेंज ही तो निकाली जाती है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो अभी भी हम इसको फ्रैक्शनल चेंज कह सकते हैं, या इसको हम स्ट्रेन कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां पे देखो बेटा, कुछ क्वेश्चन जो हम फ्रैक्शनल चेंज से कनेक्ट करके देख सकते हैं, उसके बारे में बात करें। जब एलोंगेशन काफी कम हो तब की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है? देख लिया बेटा? अच्छा, अब यहां देखो, अगली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है बेटा कि हम बात करें एप्लीकेशन नंबर 2। अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेंगे। फ्रैक्शनल चेंज, इसका मतलब हो गया, हम ये कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल। अब हम डेल्टा एल अपॉन एल को चाहें तो F अपॉन ए इंटू वाई लिख सकते हैं। और अब ये जो वैल्यू हमारे लिए है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ये रहा फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ की वैल्यू हो जाएगी, अगर हमने किसी बॉडी में फोर्स एफ अप्लाई किया, उसका यंग मॉडुलस y है, उसका लेंथ l है, तो फ्रैक्शनल चेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर क्यूबिकल बॉडी। हमें पता है क्यूबिकल बॉडी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू, या वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब के इक्वल होता है। इसका मतलब हमने एरर में पढ़ा था कि डेल्टा v अपॉन v को लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग हो गया बेटा। अगर कोई बॉडी सॉलिड है और वो क्यूबिकल बॉडी है, तो वहां पे हम सिर्फ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ही नहीं, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा v अपॉन v को लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ, और इसकी वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया है, ये हो जाएगा f अपॉन a इंटू वाई। ये हो जाएगा, इसको कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो देखो गड़बड़ी कहां पे है, मिसकॉन्सेप्ट कहां पे होता है। हम ये सोच के बैठे हैं कि अरे यंग मॉडुलस में तो सिर्फ चेंज इन लेंथ होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो बल्क मॉडुलस में होता है। ऐसा नहीं है, सॉलिड बॉडी के लिए सिर्फ यंग मॉडुलस की बात की जाती है, और सॉलिड बॉडी में लेंथ, एरिया और वॉल्यूम कुछ भी निकाला जा सकता है बेटा, इसलिए हम सबकी बात कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी कंडीशन जो समझना है वो ये, अगर हम इसको हीट में लेके चले, एप्लीकेशन नंबर 3, अगर हम इसको थर्मल फिजिक्स में लेके चले, तो थर्मल फिजिक्स के अंदर हमें पता चलेगा कि ऐसे कंडीशन के अंदर हमें पता है कि डेल्टा एल, जिसको हमने लिखा बेटा यंग मॉडुलस, वो हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये हो गया बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि हम चाहें तो स्ट्रेस को लिख सकते हैं y इंटू स्ट्रेन, और हम चाहें तो अगर हीट में थर्मल स्ट्रेन होगा तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस भी होगा, यानी कि अगर हमें निकालना हो थर्मल स्ट्रेस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y इंटू थर्मल स्ट्रेन। और थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू लास्ट क्लास में आपने लिखवाया था, डेल्टा एल अपॉन एल को अल्फा इंटू डेल्टा थीटा लिखते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जो होता है उसकी वैल्यू हो जाएगी y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। और यहाँ पे जो डेल्टा थीटा है वो राइजिंग टेम्परेचर है, इसको ध्यान रखना है। डेल्टा थीटा जो होता है वो राइज इन टेम्परेचर है, यानी कि हम थर्मल, देखो स्ट्रेस मैकेनिकली भी प्रोड्यूस की जा सकती है और हीट से ही प्रोड्यूस की जा सकती है। अब ये थर्मल स्ट्रेस इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली फॉर्मूला जेई एडवांस तक पूछा गया। अब आप इससे कल्पना कर सकते हो, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि हम इसको इस तरीके से डील कर सकते हैं, हीट के अंदर यही स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाए। चलो जल्दी से लिखो इसको।
अब आप इस पे तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो तो डायरेक्टली हो जाएंगे, ये अलग से मैं बेटा एप्लीकेशन बता दूं जिससे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको देख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। हाँ बेटा, अच्छा 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 ठीक। लिख लिया तो आगे बढ़े। गब्बर लिख लिया? नहीं सर, ये 2 मिनट। अच्छा, यहीं पे एक और देख लो बेटा, एप्लीकेशन नंबर 4, इतना ही जगह चाहिए मुझे। अब वायर जो होता है जनरली वो सिलिंड्रिकल होता है बेटा, मतलब फॉर सिलिंड्रिकल बॉडी, तो सिलिंड्रिकल बॉडी के अंदर आप कुछ भी करेंगे तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, और वो ये ध्यान रखना है कि उसकी वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा सेम होती है। तो अगर वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एल की वैल्यू सेम है, मतलब आर स्क्वायर इंटू एल की वैल्यू सेम है। इसका मतलब होता है कि अगर हम फ्रैक्शनल चेंज कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 0। ये फ्रैक्शनल चेंज के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया एक तरीके से, तो हम कह सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर, या आपकी मर्जी है आप इसको लिख सकते हैं 2 डेल्टा डी अपॉन डी। अब यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये रिलेशन है किसके किसके बीच का, डेल्टा एल को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा एल जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल है, और डेल्टा डी अपॉन डी या डेल्टा आर अपॉन आर जो होता है वो लैटरल स्ट्रेन है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ लैटरल स्ट्रेन के इक्वल है। लैटरल स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, या चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। तो ये लैटरल लीनियर स्ट्रेन के बीच का रिलेशन यहां से डिस्कस किया जा सकता है कि अगर किसी बॉडी में यंग बंडल सप्लाई किया तो क्या होता। अब इसको नोट डाउन कर लो, ये इसके 4 केसेस है जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो नोट कीजिए इसको बेटा। इससे हमें आगे जाकर के पॉइजन रेशियो के बारे में बात करने में आसानी होगी। बस ये नीचे थर्मल स्ट्रेन वाला पार्ट लिख लिया, आसिका लिख लिया बेटा, ओके।